हमारा जो कल का आर्टिकल था, पिछला जो आर्टिकल था, उसमें हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर ली थी। हम कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो अभी मुझसे थोड़े पिछले सेक्शन में पूछा गया था कि हमने जो है वो पढ़ा है कितना असल में। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन एक्चुअली काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये मैं अभी रिवाइज भी करूँगा, लेकिन ये है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, इसका असल में ताल्लुक जो है, मैं सच्ची बात ये है कि मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब ये बुक अरेंज की जाती है तो क्या ये काम किया जाता है। ये जो पैराग्राफ है पूरा, इस पूरे पैराग्राफ का ताल्लुक असल में इधर से है, अगले वाले पेज के शुरू से, इस वाले आर्टिकल से। मतलब अमेजिंगली मुझे जो बात समझ नहीं आती ना, वो ये है कि ये वाला आर्टिकल और ये पैराग्राफ, वो पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। ये जो इन दोनों पैराग्राफ्स का और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, इसमें फर्क क्या है, जरा याद रखिएगा एक बात। बच्चे एक चीज हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद नीचे आते आते यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो गया, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमने क्या कहा कि जैसे जैसे वाटर नीचे जा रहा है, इधर से सोडियम बाहर आ रहा है, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सही, इधर से भी सोडियम बाहर आ रहा है डिफ्यूजन के जरिए सही, इधर से वाटर बाहर आ रहा है डिफ्यूजन के जरिए एक्वापोरेंस की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जैसे जैसे वाटर नीचे आता जाएगा, वाटर एक्वापोरेंस से बाहर को रिलीज होता जाएगा। ठीक है, ये बात हमने की थी। तो ये चीज बअमरे मजबूरी नहीं हो रही, दिस इज नॉट अ फोर्स्ड फिनोमिना। हार्मोन है नहीं है, बॉडी में वाटर है नहीं है, ये काम होना ही होना है। यहां से लेकर यहां तक का जितना फंक्शन है वो होना ही होना है। लेकिन जो आप लोगों की बुक में इन्होंने ये वाला लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक, और जो अगला वाला आर्टिकल लिखा हुआ है ये वाला पैराग्राफ यहां से यहां तक, ये सिर्फ तब होना है जब हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स ने एक्शन करना है, ये वाला और ये वाला। ये सिर्फ तब है जब हमारी बॉडी में वाटर बहुत कम हो जाएगा और हम वाटर को हार्मोन्स के जरिए सेव करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये जो फिनोमिना हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ये बॉडी में वाटर कम है या नहीं है, सोडियम कम है या नहीं है, ये काम बॉडी ने करना ही करना है। इसी वजह से मैंने आपको ये पहले पढ़ा दिया है कि नेफ्रॉन के कुछ फंक्शन अल्टीमेट हैं, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हैं। नेफ्रॉन के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आप किसी सूरत भी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो फंक्शंस हैं नेफ्रॉन के, इन फंक्शंस में से एक फंक्शन ये है जिससे नेफ्रॉन कभी फारिग नहीं होता, वो ये फंक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे वाटर को इससे रिलीज करवाना छोड़ दिया जाएगा, गलत। ऐसा भी नहीं है कि किसी टाइम पर असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम को बाहर जो रिलीज करवाना है वो स्टॉप हो जाएगा, ये भी गलत है। याद रखिए, जब भी हमारी बॉडी ने सोडियम को रेगुलेट करना होता है या वाटर को रेगुलेट करना होता है, तो वो ये दो पॉइंट्स होते हैं, या डिस्टल ट्यूब्यूल होता है या कलेक्टिंग डक्ट होता है। उससे पहले जितने काम हैं इसमें कोई हार्मोन का अमल दखल नहीं है। जो काम कर रही है वो नेफ्रॉन का अल्टीमेट पर्पस है, सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन। यहां तक ये जो मैंने ये वाला जो एरिया है, यहां तक सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम नेफ्रॉन का अंडरस्टूड है। इससे आगे जो काम है वो रेगुलेशन। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, आपने अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल रेंज है, इससे ऊपर चला गया है तो सोडियम और वाटर को बाहर जाने दो, वो भी कहाँ अरेंज होगा, इधर या इधर। और अगर ये नॉर्मल रेंज है और इससे नीचे आ गया है तो वाटर को वापस किडनी में लाने वाला काम या सोडियम को, वो भी किधर होगा, डिस्टल में और कलेक्टिंग में। यहां से पहले पहले, बल्कि इसको जरा थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये है ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, यहां खत्म हो रहा है। यहां से पहले पहले सारा काम बगैर किसी कमांड के 100% हर टाइम होना है। मैं इस बात पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो आपकी बुक है इसमें उन्होंने इस बात को मेंशन नहीं किया हुआ। ये देखिए, ना ये बात यहां मेंशन है और ना ही ये बात इन जगहों पर मेंशन है। यहां पर उसने क्या कहा, इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। हालांकि वो दोनों काम, यानी वाटर का डिसेंडिंग लिम्ब से रिलीज होना
और काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये दोनों काम बगैर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई के हो रहे हैं, इसमें रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी, दिस इज डन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। याद रखिए यहां काउंटर करंट नहीं आएगा। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में जो काम हो रहा है वो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में नहीं हो रहा, वो अंडरस्टूड बात है जो होनी होनी। मैं इसीलिए कह रहा हूं जो काम रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में होना है वो सिर्फ कौन सा है, हार्मोनल। मेरी बात समझ आ रही है? इस बात को जरा अच्छे तरीके से जो है वो अपने जहनों में बिठा लें कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में सिर्फ हार्मोनल फंक्शन होना है। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है या वाटर बहुत ज्यादा है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर अपना काम करेगा ही करेगा। अब आइए बात के ऊपर आते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या था जी, इसको जो है वो जरा अच्छे तरीके से दोबारा समझ लेते हैं। बेटा कल भी मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी, मैंने कहा था सोडियम को अपर मेड्यूला में एटीपी यूज करते हुए जस्ट इस पर्पस के लिए बाहर निकालना, सोडियम को अपर मेड्यूला में जस्ट इस पर्पस के लिए ट्यूब्यूल से सिक्रीट करना, कहां पर, ईसीएफ में, ताकि ईसीएफ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और वाटर ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो। यानी वाटर की कंसंट्रेशन को हम ईसीएफ में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना वाटर ईसीएफ में मल्टीप्लाई होगा उतना यहां तक आते आते क्या चीज बढ़ती जाएगी जी बच्चे, हरियप, जितना वाटर बाहर निकलेगा उतना यहां तक आते आते क्या बढ़ता जाएगा, सॉल्ट। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, सॉल्ट। कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी जैसे जैसे ये नीचे आएगा। तो इसका क्या मतलब है, यहां पर जो है वो बात समझने की जो है कि द काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जिसको हम हेयर पिन लूप मल्टीप्लायर भी कहते हैं, इज यूज्ड टू multiply या in other words increase the concentration of solute inside the descending limb of Henle। ये देखें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में वाटर नीचे आ रहा है तो ट्यूब्यूल के अंदर क्या ज्यादा हो रहा है, सोल्यूट ज्यादा हो रहा है। ये जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप एटीपी यूज करते हैं, इसको आप कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। दिस फिनोमिना इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और आप यकीन करें कि बहुत सी जगहों पर ये वाला जो फिनोमिना है ये बहुत मुश्किल करके बताया जाता है और बहुत जगहों पर ये क्लियर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो और आपकी बुक में तो हरगिज क्लियर नहीं है। तो जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है उसने होना ही होना है, ये उसकी फेट है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद बच्चे किस्सा कुछ यूं है कि अगर वाटर या सोडियम रिस्ट्रिक्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल एक केस आपके सामने आया है कि जो सोडियम है वो कम हो गया आपके ब्लड में। आपको एक बात बता दूं मैं, और वो ये है कि किडनी का पर्पस दो किस्म के एलिमेंट्स के लिए होता है, दो किस्म के कंपाउंड के लिए किडनी काम करती है, एक सोडियम और दूसरा वाटर। किडनी का सोल पर्पस इन दो चीजों के लिए होता है। आप अगर किडनी की डीप फिजियोलॉजी में जाए ना तो आपको अंदाजा होगा कि किडनी रेगुलेशन कर ही इन दो चीजों की रही है। मैं किडनी से हटकर प्रॉपर वर्ड पे आ जाता हूं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन रेगुलेशन कर ही इन दो चीजों की रही है, एक सोडियम और दूसरा वाटर, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी वजह से क्या कम हो जाए, हमारी बॉडी में सोडियम कम हो जाए, तो पहले बात कर लेते हैं सोडियम की। तो अगर सोडियम कम हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, कहां से, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाजा होना चाहिए कि हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। जी एड्रीनल ग्लैंड। यहाँ पे मैं अगर मुझे मिल जाता है, यहाँ पर जी इस डायग्राम को फोकस करते हैं, ये देखिए दिस वन इज एड्रीनल ग्लैंड, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है
इस एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इसके दो हिस्से होते हैं। अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे एड्रीनल ग्लैंड होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। ये जो इनर पार्ट होता है इसको आप कहते हैं मेड्यूला, और ये जो है, ये जो पार्ट होता है इसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स से जितने हार्मोन रिलीज होते हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। इन स्टेरॉइड हार्मोन में से एक हार्मोन होता है जो कि अभी आपने दूसरी बुक में पढ़ा, और वो क्या था, वो था एल्डोस्टेरॉन, ये वाला हार्मोन, दिस वन। ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और कहाँ एक्शन करता है जाके, जरा मैं अब आपको, ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। यहां आके एल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा, और यहां आके एल्डोस्टेरॉन ने क्या करना है, अब जरा ये बात समझने की है, इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इस जगह पर आके सोडियम जो बाहर जा रहा था, उस सोडियम को ट्यूब्यूल से निकाल के कहां ले आया जाएगा, वापस किडनी में ले आया जाएगा। पहले ये सोडियम किसके साथ बाहर जा रहा था जी, हरियप, ये सोडियम किसके साथ बाहर जा रहा था, water, वाटर कह लें, एक्चुअली यूरिन के साथ उसने बाहर जाना था ना, वाटर तो कहना गलत है, ठीक है, यूरिन के साथ बाहर जा रहा था। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है, ये एक तो डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा और दूसरा एक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट है। कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करके इन ट्यूब्यूल्स में से सोडियम को निकाल के कहाँ वापस ले आएगा, किडनी में। अब जब सोडियम ट्यूब्यूल में से निकल के किडनी में आ गए, तो इसका क्या मतलब है, यूरिन में से सोडियम बाहर निकाल लिए गए। ये कब होगा, जब मैंने अभी क्या लिखा, जब हमारे बॉडी के अंदर जो अमाउंट है सोडियम की, नहीं लिखा था कहीं पे जी, जब हमारी बॉडी में जो सोडियम की अमाउंट है वो कम हो जाएगी, तो फिर हम एल्डोस्टेरॉन का यूज करेंगे। ये कौन जज कर रहा है, ये जज कर रही है किडनी। अब एक और हार्मोन है जो कि, जी बच्चे यहां तक क्वेश्चन, सर ये एटीपी कहाँ से आता है? एटीपी मतलब, जो लूपो फैलने में जो बात की थी। हाँ अच्छा, ये एटीपी कहाँ से आता है बेटा, ये जो सेल्स होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा होते हैं। एक और वे है एटीपी आने का, बट वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ जो एटीपी यूज होती है उसके लिए यहाँ इन जो ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं उनमें काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं, और वो एटीपी देकर एक्टिवली सोडियम को, आप इस पॉइंट का पूछे हुए ना एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से तो डिफ्यूजन हो जाती है, यहाँ तो एटीपी नहीं चाहिए, यहाँ पे आप जबरदस्ती सोडियम को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ आपको एटीपी चाहिए होती है, तो वो एटीपी एक्चुअली यहाँ इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। और कोई सवाल, चलें अब आइए अगली बात के ऊपर। अभी हमने किसकी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई की बात की थी बेटा, अभी हमने बात की थी सोडियम की। अब बात कर लेते हैं वाटर की। फॉर एग्जांपल आपने वाटर कम पिया हुआ है, आपको स्वेटिंग भी हुई है और आपने जो है वो वाटर कम पिया हुआ है, ऐसी सूरत में हमारी बॉडी में, मैं उल्टा साइन बना गया, ऐसी सूरत में हमारी बॉडी में जो वाटर है वो एक खास अमाउंट से कम हो जाएगा, ठीक है। इसको किसने डिटेक्ट करना है, याद रखिए सोडियम को कौन डिटेक्ट कर रहा था, सोडियम डिटेक्ट हो रहा था नेफ्रॉन के जरिए। वाटर को असल में कौन डिटेक्ट कर रहा है, वाटर इज गेटिंग डिटेक्टेड बाय, जी लिखने से पहले बोल दें क्योंकि राइटिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है, लिख लिया मैंने, माइक ऑन होने से पहले पहले मैंने लिख लिया जी। वाटर इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ये ब्लड के, देखें बच्चे ब्लड का ना एक वॉल्यूम होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप एक टैप ओपन करते हैं, टैप ओपन करने से वाटर आ जाता है पाइप में, वो जो पाइप है उसके अंदर आप हल्की सी टैप ओपन करेंगे कम वाटर आएगा, यानी कि वाटर का वॉल्यूम कम होगा। थोड़ी सी और ज्यादा करेंगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा करेंगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और अब वो पाइप की लाइन पे प्रेशर डालेगा। इसको अप्लाई करें ब्लड वेसल्स के ऊपर। अब क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का एक वॉल्यूम होता है, अगर वो वॉल्यूम कम हो जाए, गौर से सुने, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो इसका क्या मतलब है, दो में से एक चीज ब्लड में कम है, या सोडियम कम है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है,
क्योंकि याद रखिए ब्लड प्रेशर के तेज या आहिस्ता होने की वजह में से एक वजह क्या है कि ब्लड में सोडियम या वाटर डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर सोडियम या वाटर ज्यादा हो जाए तब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर सोडियम या वाटर कम हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सोडियम कम होगा, सोडियम जो है वो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा करता है। अगर सोडियम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, फौरी तौर पर जो है वो नेफ्रॉन अंदाजा कर लेगा कि सोडियम कम हुआ हुआ है। लेकिन अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ हुआ है, सोडियम इनफ है लेकिन वाटर कम हुआ हुआ है, तो उस ब्लड वॉल्यूम को कौन डिटेक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है वो एक खास किस्म के ग्लैंड के पास लेकर जाएगा मैसेज, और वो ग्लैंड क्या है जी? ये किसकी अब्रीविएशन हो सकती है? पीजी। कौन सा ग्लैंड हो सकता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पोस्टीरियर लोब, दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। ये आप 17 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो पोस्टीरियर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर ग्लैंड को एक ऑर्डर जारी करता है कि भाई एक हार्मोन रिलीज करो, और वो कौन सा हार्मोन है? दैट हार्मोन इज नोन एज एडीएच। ये एडीएच जो है ये डायरेक्ट जाके कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, और इस कलेक्टिंग डक्ट में के यूरिन में से क्या वापस निकाल लेता है? इस कलेक्टिंग डक्ट के यूरिन में से निकाल लेता है वाटर। लेकिन ये सिर्फ कब होगा जी बच्चे? ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा? रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। एग्जैक्टली जब वाटर की रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी, ये काम सिर्फ तभी होगा। कौन सा? हॉर्मोन्स वाला। अदरवाइज ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जितना ज्यादा मामला था, ये सारा का सारा जो सिचुएशन है, ये वाली, ये 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 आम चीज है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई मैटर नहीं करती, ये होना ही होना है। लेकिन ये ऊपर वाला जो इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें काउंटर करंट के अलावा, और ये जो आगे इन्होंने लिखा हुआ है, ये सारा रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में होना है। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रोमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। याद रखिए, एल्डोस्टेरॉन जो है वो असेंडिंग लिम्ब पर एक्ट नहीं करता। सॉरी टू से, आपको पेपर में यही लिखना पड़ेगा। बट एल्डोस्टेरॉन डज नॉट एक्ट एज असेंडिंग लिम्ब। आपको इसका हवाला अगर चाहिए तो मैं, बल्कि हवाला चाहिए नहीं, बल्कि मैं आपको वो वाली बुक जो है वो निकाल कर दिखाता हूं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर लग जाएगी, लेकिन ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। या अल्लाह, अच्छा ये इसमें अच्छा एक दो पॉइंट तो यहाँ पर ये देखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मजे के पॉइंट है। अप्रोक्सीमेटली 1600 लीटर ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू अ पेयर ऑफ ह्यूमन किडनी ईच डे। हमारी किडनी, हमारी बॉडी में टोटल कितना ब्लड है? 5 लीटर्स ब्लड है। 5 लीटर्स ब्लड को इतनी दफा किडनी से गुजारा जाता है कि तकरीबन 1600 लीटर ब्लड के बराबर ब्लड जो है वो हमारी किडनी से रोज गुजरता है। 1600 लीटर, मिलीलीटर की बात नहीं हो रही, लीटर की बात हो रही, ठीक है? 1600 लीटर ब्लड जो है वो रोज किडनीज में से गुजरता है। फिर उसमें से ये देखिए, processing of this enormous traffic of blood by the nephron and collecting duct yields about 180 liter of initial filtrate। याद रखिए, ग्लोमेरुलस जो है ना, उसमें, ओ ये तो आगे लिख नहीं था, ग्लोमेरुलस, इसमें टोटल उस 1600 लीटर में से कितना प्लाज्मा आता है? उसने किसकी बात की है? इनिशियल फिल्ट्रेट की बात की है ना। इनिशियल फिल्ट्रेट कौन सा बनेगा? जो ग्लोमेरुलस में बन रहा है। तो ग्लोमेरुलस में टोटल 1600 लीटर में से कितने लीटर प्लाज्मा आता है? 180 लीटर। उस 180 लीटर को हम एब्जॉर्ब करते करते कितने लीटर यूरिन बनाते हैं रोज? 1.5 लीटर यूरिन टोटल बनता है। 1600 लीटर ब्लड गुजरा किडनीज में से,
उस गुजरने वाले ब्लड में से कितना हिस्सा फिल्टर हुआ और नेफ्रॉन में से आया? 180 लीटर। नेफ्रॉन में से जब हमने सारा हिस्सा रीअब्सॉर्ब कर लिया और टोटल यूरिन कितना बना? 1.5 लीटर यूरिन बना। अब आपको बंदा खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अगर किडनी खराब हो जाती है तो कितने फ्लूइड और कितना सॉल्ट लॉस हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मैं आपको बात बता रहा था, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छा जी, कॉन्सेंट्रेशन काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। द काउंटर करंट सिस्टम इन्वॉल्विंग जी, the counter current system involving the loop of Henle expends energy to actively transport sodium chloride from the filtrate in the upper part of the ascending limb. Upper part of ascending limb मतलब ये जो thin part है इधर नहीं, बल्कि थिक पार्ट में से सोडियम को, ये देखें इन्होंने क्या बताया हुआ है, रेड वाला एरो कौन सा है? रेड वाला एरो वो है जहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, इधर देखें गौर से, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये इसको जो है वो एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ, चलेगा छोड़ दो। अच्छा, ये जो अपर पार्ट, ये जो रेड वाला एरो है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां जहां सोडियम और वाटर बाहर आ रहा है, जहां जहां रेड एरो है इसका मतलब है वहां पे सोडियम एक्टिवली बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब आइए ऊपर की बात जो हम कर रहे थे जी। The counter current system involving the loop of Henle expends energy to actively transport sodium chloride from the filtrate in the upper part of the ascending limb of loop. Such counter current system which expend energy to create concentration gradient are called counter current multiplier system. यानी ऐसा सिस्टम जिसमें आप एनर्जी क्रिएट करके डिसेंडिंग लिम्ब में क्या ज्यादा कर रहे हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? जब आप सोडियम बाहर भेजेंगे वाटर बाहर आएगा डिसेंडिंग लिम्ब में से और वहां सोल्यूट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो, हाँ, जो मैं आपको पॉइंट दिखाना चाह रहा था, एक्चुअली यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रहा। हाँ, हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सर जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर की जो टर्म है वो हम सिर्फ स्पेशली असेंडिंग लिम्ब के लिए यूज करते हैं जहाँ पे वो एनएससी एनए ने बाहर आना है, जी सिर्फ जी उसके जी, लिए यूज यहाँ करेंगे पर ना। जी बिल्कुल, सिर्फ उसके लिए डिसेंडिंग यूज करते हैं। डिसेंडिंग में जो वाटर ने आप बाहर निकलना है वो उसके लिए तो नहीं होगा ना यूज। एक्चुअली मल्टीप्लायर कौन है? देखो, मल्टीप्लायर उसको कहेंगे जो ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स तो वो है जो कि सोडियम को एक्टिवली बाहर निकाल रही है। और एक्टिवली कौन बाहर निकाल रहा है? थिक लिम्ब। असेंडिंग के दो पार्ट्स हैं, एक थिन है नीचे वाला जहां से डिफ्यूजन हो रही है, और दूसरा थिक है। जो थिक वाला है वो मल्टीप्लायर है। ठीक है, इसको बहुत क्लियर करना जरूरी है। अच्छा, मैं अब और यहाँ, सर जी 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 जी, बोले बोले, आप बोले बोले। जो ये होना ही होना नेचुरल है, यहाँ तक एनए तक बाहर आना, ये असेंडिंग लिम्ब तक आना। बाकी जो ये रीअब्जॉर्प्शन होगी एनए की और वाटर की वो उसके जरिए होगी, हार्मोन के जरिए हार्मोन होगी। से, ये देखें मुझे मिल गया। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन causes the nephron distal tubules and collecting duct to reabsorb more sodium and water, increasing blood volume and pressure. अच्छा, उसने क्या नाम दिया यहाँ पर? अब जरा दोबारा गौर करें, मैंने जो है वो किस चीज को हाईलाइट किया है, अगर मैं दोबारा हाईलाइट करूं जी, डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ वो क्या लिख रहा है? असेंडिंग लिम्ब। गलत है। एल्डोस्टेरॉन है हजरात, वो it does not act on the ascending limb of Henle. अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है जिसकी कोई हद नहीं, जो मैं अब जुमला कहने लगा हूं कि ये काम बराए मेहरबानी पेपर में मत कीजिएगा। पेपर में अगर आपको पता भी है कि एल्डोस्टेरॉन ने डिस्टल और कलेक्टिंग पे एक्ट करना है,
तब भी आपको क्या लगाना है, एमसीक्यू अगर आ जाता है आपको तो आपको साइन लगाना है कि भाई असेंडिंग लिम्ब पे एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है। आगे समझिए बात, ठीक है। हाँ, उसके बाद पढ़ते हैं आगे जी, द अदर साइड इन द नेफ्रॉन वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। ये बात उसने ठीक कर दी बेचारे ने। एडिएट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से, ये दो लोब्स होते हैं मैंने बताया, एंटीरियर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, किसकी, वाटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए येलो बॉक्स लिखा हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला इज द मेन फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग यूरिया कंसंट्रेशन, वो जो मैंने आपको बताया था, बल्कि वो दूसरी ही बुक खोल लेते हैं हम, ये वाली, इसमें इस डायग्राम की बात हुई थी, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ यूरिया सबसे कम है और नीचे आते आते वो जो यूरिया है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इधर आते आते यूरिया जो है उसकी अमाउंट काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं मिली ऑस्मोल। मिली ऑस्मोल्स जो हैं ये एक यूनिट होता है। यहाँ पर जो यूरिया होता है ना वो 200 मिली ऑस्मोल होता है, यहाँ तक आते आते यूरिया 500 मिली ऑस्मोल हो जाता है, ठीक है। ये एक यूनिट है, फिलहाल इसको इस तरह एज्यूम कर लें, डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और किडनी के सबसे इनर पार्ट में जो यूरिया है वो 1200 मिली ऑस्मोल हो जाता है। मतलब किडनी का जो इनर पार्ट है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। एक बात आपको और बताता हूं, हम मैक्सिमम कितने कंसंट्रेशन का यूरिन क्रिएट कर सकते हैं? ह्यूमन मैक्सिमम 1200 मिली ऑस्मोल का यूरिन क्रिएट कर सकता है, यानी इतने सॉल्ट हो कि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन चली जाए 1200 मिली ऑस्मोल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, डेजर्ट एनिमल्स, जो 2000 मिली ऑस्मोल का यूरिन क्रिएट कर सकते हैं। 2000 मिली ऑस्मोल मतलब हाईली कंसंट्रेटेड देन अस, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स द किडनी आर्टिकल। इसमें जो है वो, जी आप लोगों के कोई मजीद सवाल? अच्छा हाँ, ये पॉइंट रह गया, सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होती है? अब आइए वापस इधर, बल्कि नहीं इस डायग्राम पे आइए। सिक्रीशन ये होती है कि ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल है ना, इसमें कुछ आयंस जो हैं उनको बकायदा ऐड किया जाता है। जैसे H पॉजिटिव आयंस को यूरिन की और ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, अगर ब्लड में H पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं तो उनको यूरिन के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। फिर K पॉजिटिव आयंस, अगर बॉडी में K पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं तो उनको भी यूरिन में डिस्टल ट्यूब्यूल के जरिए ऐड किया जाता है। ये जो फिनोमिना है जिसमें बॉडी से हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन नेफ्रॉन में शामिल होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कौन सा है? ये है ECF, जिसमें ECF से हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन ट्यूब्यूल में एंटर होते हैं, ये फिनोमिना कहलाता है सिक्रीशन, ठीक है। इसको आप कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यहां पर इस सेंटेंस को हम रीड कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है आपको? द ट्यूब्यूलर एपिथेलियम also secretes substances into the lumen. This secretion is very selective and is mainly composed of hydrogen ion to balance the pH value to filtrate passing through the tubule. pH वैल्यू वगैरह को मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहां से सिर्फ हाइड्रोजन आयन नहीं होते, जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको बताया पोटेशियम आयन्स भी होते हैं। और बाज औकात जो वेस्टेड एंटीबायोटिक्स हैं, जो हमारे लिवर ने एंटीबायोटिक्स भेजी हैं, डिस्ट्रॉयड एंटीबायोटिक्स, डिस्ट्रॉयड एंटीबायोटिक जो हमारे लिवर ने भेजी हैं, वो भी इस वाली जो डक्ट है डिस्टल ट्यूब्यूल, वो यहां से नहीं आते ना, फिर वो आते हैं सीधा डिस्टल ट्यूब्यूल में। तो उनको जब ऐड किया जाता है ट्यूब्यूल में, तो इस फिनोमिना को आप कहते हैं सिक्रीशन। याद रखिए, फिल्ट्रेशन कहां हो रही है? ग्लोमेरुलस में। सिक्रीशन कहां हो रही है? डिस्टल ट्यूब्यूल में। डिस्टल ट्यूब्यूल में क्योंकि कुछ चीजों को सेल से गुजार के ट्यूब्यूल में ऐड किया जाता है, लिहाजा इसको आप कहते हैं सिक्रीशन। ग्लोमेरुलस में आप
कैपिलरी, यहां फर्क देखिए ना बच्चे, एक जगह पर आप कैपिलरी के पोर्स में से चीजों को बाहर भेज रहे हैं, यानी इस जगह कैपिलरी के पोर्स में से जो सब्सटेंसेस हैं वो लीक होकर कहां आ रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कैपिलरी के पोर्स में से सब्सटेंसेस का प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आना, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। बट सेल्स का फोर्सफुली कुछ कंपाउंड्स को या डिफ्यूजन के जरिए कुछ कंपाउंड्स को सेल के अंदर से गुजार के ट्यूब्यूल में लाना, दिस फिनोमिना इज नोन एज सिक्रीशन। यहां पर कैपिलरीज इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर कैपिलरी से फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, यहां पर सेल स्पेशली कुछ सब्सटेंसेस को ल्यूमेन में ऐड कर रहे हैं, तो इस फिनोमिना को आप कहते हैं सिक्रीशन। जी बच्चे, क्वेश्चन? सर ये यूरिया कहाँ से आता है इनर किडनी में? ओ यार, मैं बताना भूल गया, सॉरी। दिस शुड बी मेंशन्ड हियर। चले मैं स्क्रीन शेयर जो है वो करता हूँ। देखिए, अब यहां पर एक और बात जानना जरूरी है, और वो क्या है कि इनर किडनी में, क्योंकि आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनर किडनी में जितने सोल्यूट बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाटर बाहर आएगा। ठीक है, इनर किडनी में जितने सोल्यूट बढ़ाएंगे उतना ही वाटर बाहर आएगा। तो सोडियम तो इतना आप बढ़ा नहीं सकते, सोडियम इतनी अमाउंट में मेड्यूला में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि यहां कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कुछ पोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें से इन जगह इन जो दरमियान में स्पेसेस है, इनमें से भी और कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं यूरिया परमिएबल। कुछ सेल्स यूरिया परमिएबल होते हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो यूरिया परमिएबल होते हैं, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि यहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो अमाउंट में कंपाउंड मौजूद है वो यूरिया है, यूरिया सबसे ज्यादा मौजूद है। तो नीचे आते हुए क्या होता है कि कुछ पोर्स में से और कुछ सेल्स के अंदर से यूरिया किधर शामिल हो जाता है, इनर किडनी में, इनर मेड्यूला है ना, ये इनर मेड्यूला में शामिल हो जाता है। अब जब ये यूरिया भी यहां शामिल हो गया और इसमें से सोडियम भी डिफ्यूज आउट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या ज्यादा हो रहा है इनर मेड्यूला में? जी सॉरी, सॉल्यूट। जी, इनर मेड्यूला में यूरिया के लीक होने की वजह से, यूरिया कहां से लीक हुआ, कलेक्टिंग डक्ट से, और थिन लिम्ब और थिक लिम्ब में से सोडियम आने की वजह से अंदर आते आते इनर मेड्यूला क्या होता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर बाहर आता है। देखें, जहां तक तो यूरिया मौजूद है वहां पर देखें रंग डार्क है, लेकिन जहां यूरिया इतना मौजूद नहीं है वहां आप कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा रहे हैं? जी जल्दी करें। सोडियम। जी, जहां यूरिया मौजूद नहीं है, जहां पे यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, वहां आप सोडियम को बाहर भेजकर वाटर को लीक करवा रहे हैं। इसी वजह से आप इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो दिस इज हाउ द यूरिया लीक्स इनटू द इनर किडनी एंड इंक्रीजेस द सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर भी बाहर आएगा। जी क्लियर हो गया वैस? यस। जी बच्चे, और कोई सवाल? ये जो यूरिया के अंदर आने वाला फिनोमिना है, ये अनफॉर्चुनेटली आपकी बुक में मेंशन उस तरह नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को, भी मैं बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ, अभी मैंने बहुत कुछ अपने माउथ से निकलने से रोका है कि यार ये ज्यादा हो जाएगा। फिर भी जो कंप्लीट फंक्शन है वो डिस्कस करना जरूरी है कि किडनी कहाँ कहाँ क्या क्या वर्किंग करती है। तो इसलिए जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आदिल ने मिस कर दिया लेक्चर, तो उसी कोई ना कोई सर अच्छा किडनी में जनाब।
सर किडनी में यूरिया बढ़ जाता है, इनर किडनी में यूरिया की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो वो किडनी के सेल्स के लिए नुकसानदेह नहीं है? बाज नहीं आएगा भाई, तो बाज नहीं आएगा यार। ये यूरिया जो है ना सेल के अंदर नहीं जा रहा, ये यूरिया ईसीएफ में, ठीक है। तो जब तक यूरिया सेल के अंदर नहीं जाएगा वो नुकसानदेह नहीं है। तो सेल लेकिन के वो सेल के लिए तो हाइपरटोनिक बन जाएगा एनवायरनमेंट, सेल के लिए हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो यही तो अगर चाहिए बाहर हमें, यूरिया के। यही तो चाहिए। हाइपरटोनिक करेंगे तो वाटर बाहर आएगा। सही हो गया। हाँ जी, और दूसरी बात ये है यार कि एक साइड के जो सेल्स हैं वो तो इम्परमिएबल टू वाटर है, उनसे तो वाटर बाहर आना ही नहीं है। हमारा तो मकसद ये है कि वाटर वहां से बाहर आए जहां एक्वापोरेंस है, तो वहां हम जो है वो सोल्यूट ज्यादा कर देते हैं, और इसीलिए ज्यादा करते हैं कि वाटर बाहर आए। सर आपने अब तक वो वाली रीजन तो नहीं बताई ना कि जो नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हमने जो पढ़ी हैं, एक कॉर्टिकल हो गई, एक दूसरी वो एक्स्ट्रामेडुलरी। जंट्रा मेडुलर। हाँ, ये इनके आपने डिफरेंस की बताया तो नहीं है कि वो जंट्रा मेडुलरी इतना क्यों नीचे होता है? आपने कहा था मैं बताऊंगा इनका डिफरेंस। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, के वैसे मैं इनडायरेक्टली बता चुका हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो कॉर्टिकल होते हैं ना, भैया आखिरी मिनट है, मुझे नहीं पता आंसर कंप्लीट होगा कि नहीं। जो फिर कल कॉर्टिकल बता होते दीजिएगा, हैं, कल बता दीजिएगा हमें कौन सी जल्दी है। अच्छा चलो सही है। जवाब बीच में रहना बहुत नागवार फील होता है, मुझे भी होता है, आपको, आप लोगों को भी डेफिनेटली होता होगा। तो चलें कोई नहीं जी। गर्ल्स आप लोगों को कोई क्वेश्चन बचे कल के लिए संभाल के रखिएगा। मैंने आज 15 मिनट पहले इसीलिए शुरू किया था, 20 मिनट पहले मैंने कहा बच्चे आएंगे, शुरू में सवाल भी हुए हैं मेरे से, तो वो क्वेश्चन करने के लिए अगर आप लोगों को कल भी रखवाना है 15 मिनट्स अर्लियर, तो कल भी सेशन रख लेंगे, लेकिन डाउट कोई ना रहने दें प्लीज। डाउट रहने देंगे तो फिर मसला हो। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।